आप सामने जो प्रश्न देख पा रहे हैं वह क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक अवश्य बने रहें ताकि आपको यह प्रश्न बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए। प्रश्न में हमने क्या लिया है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक इसके विपरीत मानेंगे, यानी कि √3 को क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है आपको ये बता देते हैं हम कि परिमेय संख्या जो होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसमें q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। समझ रहे हैं? और यहाँ p और q दोनों क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। और ठीक इसके विपरीत जो है अपरिमेय संख्या होता है, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया क्योंकि हमें √3 सिद्ध करना है कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान के चले। तो जब हम √3 को एक परिमेय संख्या माने हैं तो यहां हम √3 का वैल्यू जो है p/q के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। और p और q को जो है हमें ऐसा पूर्णांक मानना है। चलिए लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। जहां p और q दो ऐसे पूर्णांक हैं जो सअभाज्य, जो क्या है, सअभाज्य है। आप यहां ये भी लिख सकते थे कि p और q दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ एकेतर गुणनखंड नहीं है। वो भी लिखिए तो आपका सही होगा, ये भी लिखिए तो आप सही होगा। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं वैसी संख्याओं को कहा जाता है जिनका HCF यानी कि मौस जो है 1 के बराबर हो। जिनका HCF कितने के बराबर हो? 1 के बराबर हो। तो ये संख्याएं क्या कहा जाती है? सहभाज्य संख्या कहा जाती है। और आपको हम यहाँ बताया कि एक चीज आप और लिख सकते हैं कि p और q दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ एकेतर गुणनखंड न हो, है ना। उभयनिष्ठ एकेतर गुणनखंड का मतलब क्या है कि जैसे हम 6 ले लिए और यहाँ 9 ले लिए, तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 × 2, इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3 आता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में तुलना किया जाए। ठीक है, तो इनमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है? 6 और 9 में पूछा जाएगा कि आपको कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें 3 है ना। तो इस प्रकार से ऐसा हम यहाँ बोले कि p और q को दो ऐसा पूर्णांक मानना है ना, जो कि जिनके बीच कोई भी अनिष्ट एकेतर गुणनखंड न, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके बीच न मिले। अब जैसे हम बता दें कि 5 एक संख्या ले लेते हैं, 1 6 लेते हैं, है ना। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 1, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3। क्या इसमें कोई भी संख्या मैच कर रही है? कोई भी, मतलब इनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है? नहीं है ना। तो ये संख्याएं आपका क्या होगा? सहअभाज्य संख्याएं कहलाता है ना, एक तरह से। और इन दोनों का HCF भी हम लेंगे तो क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो ये चीज आपको हम समझाना चाह रहे थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसे हम वर्ग कर देंगे दोनों साइड में। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों साइड में हम वर्ग करेंगे तो यहाँ √3 का स्क्वायर क्या हो जाने वाला है? 3 हो जाएगा। और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p² अब बटे में q² आएगा। ठीक है, अब q² को इधर लेके चले जाते हैं तो 3q² हो जाएगा और बराबर में p² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 3 जो है 3q² यानी 3 × q² है, तो 3 को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा? q² को वैल्यू p² और 3 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके कहा जाएगा डिवाइड में, मतलब q² का वैल्यू जो है p² बटे 3 के बराबर आ जाएगा। इसे आप समीकरण 1 बना दीजिए, आगे इसका काम लगेगा। तो q² का वैल्यू जो है p² बटे 3 के बराबर है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि p² बटे 3, पहले ये समझिए p² बटे 3 इसका मतलब क्या है कि p² में जो है 3 से भाग किया जा रहा है ना। और भाग करने के बाद एक वैल्यू प्राप्त हो रहा है जिसे हमने पहले मान चुका है कि p और q क्या है? एक पूर्णांक है ना। पहले ही मान चुके हैं कि p और q क्या है? दोनों जो है क्या है? पूर्णांक है। तो यहां से एक पूर्णांक आ रहा है p² में 3 से क्या करने पर? भाग देने पर। तो यहां से कहा जा सकता है कि p² जो है यहाँ क्या है? 3 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू निकल के आ रहा है पूर्णांक में। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं यहां p² 3 से
विभाज्य है। पी स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए आगे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जब हम पी स्क्वायर को देख रहे हैं कि यह क्या है, 3 से विभाज्य है, तो एक वैल्यू निकल के आ रहा है, तो ये भी होगा कि पी जो है ये भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अभी हम आपको आगे समझाते हैं। 3 से मतलब पी भी, यहाँ लिख दीजिएगा आप कि अतः पी भी 3 से विभाज्य होगा, है ना। ऐसा इसलिए होगा। चलिए कोई एक वर्ग संख्या हम चुन लेते हैं। चुन लिए हम 16, ठीक है। क्या चुन लिए, 16। 16 एक क्या है, वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। तो अब यहां हम देखते हैं कि 16 में किस किस से भाग लग रहा है, तो 8 से भाग लग रहा है ना। तो ये संख्या तो इससे बड़ी हो जाती है, ठीक है। 4 से क्या है, ये बड़ी हो जाती है, तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लगभग, ठीक है। तो 4 से जो है मतलब लगभग हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 4 से 16 में भाग लग रहा है, जो संख्या में 16 में भाग लगेगा उसी संख्या को आपको चुनना है। तो 4 से 16 में भाग लग रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा कि यह जो इसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 में भी 4 से भाग लगेगा, ठीक है। यदि हम यहाँ 3 ले लेते हैं तो क्या 3 से 16 में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि 3 से इसमें भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरह से 16 में 2 से भी भाग लग रहा है, 16 में 2 से भी भाग लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि 4 में भी क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। तो इस आधार पे हमने यहां लिया है कि पी स्क्वायर जब 3 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इस चीज को समझ रहे हैं। तो अब यहां हम देखते हैं कि पी जब क्या है, 3 से विभाज्य है ना। इसलिए पी जब क्या है, 3 से विभाज्य है, तब p बटे 3 लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या कि p में 3 से भाग दे रहे हैं। तो भाग देने के बाद हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है क्या आ रहा है, k के बराबर आ रहा है। इसको क्या लिखे, मान लिया, ठीक है। जब पी स्क्वायर यहाँ 3 से विभाजित था तो इसका वैल्यू क्यू स्क्वायर के बराबर आ रहा था, है ना। तो उसी प्रकार से p जो है 3 से विभाज्य है, तो मान लेते हैं कि जब हम 3 से p में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो k के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जहां यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे हम किए थे, ठीक उसी तरह से आगे लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ पुनः वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ p जो है p बटे 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो p बटे 3 का स्क्वायर ऊपर में p स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। बराबर में इधर k है, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब जो है यहाँ हमें समीकरण 1 का जरूरत पड़ा। समीकरण 1 में p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर के बराबर है। p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं p स्क्वायर के स्थान पे 3q स्क्वायर, ध्यान लिख देंगे आगे। चलिए इधर लिखते हैं, स्पेस कम है। समीकरण 1 से क्या लिखा जा सकता है, पी स्क्वायर के स्थान पे 3q स्क्वायर लिख देंगे, 3q स्क्वायर, और बटे में क्या है, 9 है, यहाँ पे 9 लिखेंगे, और बराबर में वैल्यू किसके है, k स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ऐसे समझ रहे। तो अब यहाँ जो है 3 से 9 को काट देंगे तो 3 बार में कटेगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बटे 3 और बराबर में k स्क्वायर। तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि q स्क्वायर बटे 3, इसका मतलब क्या, अभी हम आपको यहां पे बताएं कि p स्क्वायर बटे 3, इसका मतलब क्या कि p स्क्वायर में 3 से भाग दिया जा रहा है ना। ठीक उसी तरह से q स्क्वायर बटे 3, इसका मतलब क्या कि q स्क्वायर में जो है 3 से भाग दिया जा रहा है, और भाग देने के बाद फिर यहां पे क्या आ रहा है, k एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ये भी हम कह सकते हैं कि 3 से जो है q स्क्वायर क्या है, विभाजित है। तो यहां लिख सकते हैं, यहां q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, q स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। अतः q भी 3 से विभाज्य होगा। जैसा कि हमने आपको इसमें बताया था कि p स्क्वायर जब 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाज्य होगा। जब q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो हम यहां क्या देख पा रहे हैं कि p और q जो है, p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। यहां भी है ना, यहां से अब लिखेंगे आगे, अतः अब लिखेंगे यहां, चूंकि लिखेंगे यहां, हम देख पा रहे हैं कि
P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, P और Q का एक, यहां लिखिएगा, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना। क्या आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। यहाँ Q भी 3 से क्या है, विभाजित है, Q भी 3 से क्या है, विभाजित है, और P भी क्या है, 3 से विभाजित है। लेकिन हमने यहाँ क्या माना है कि P और Q दो ऐसे पूर्णांक है जो कि क्या है, सह अभाज्य है। तो जब इनका P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है तो ये तो मान्यता हमारी गलत हो जाती है कि हम P और Q को माने सहभाज्य, है ना। सहभाज्य में क्या होता है, HCF 1 होता है। दो संख्याएं जो सहभाज्य होती है उनका HCF 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कि इसका HCF में जो है 3, दोनों संख्याओं में जो है 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है। तो यह मान्यता हमारी क्या होती है, गलत होती है ना। जो हमारी मान्यता को गलत, है ना, गलत करती है, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, हमारी मान्यता यहां पे जो है गलत इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमने जो है यहां उल्टा मान लिया है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस चीज को समझ रहे हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहां √3 को हमने परिमेय संख्या माना है ना। यहां लिख दीजिएगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने √3 को परिमेय माना है, √3 को परिमेय संख्या माना है जो कि गलत है, अतः यहां से कहा जा सकता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहां से कह दीजिए कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी को समझ पा रहे। तो यह प्रश्न जो है बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। लगभग सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न में दिक्कत होता है ना। लेकिन यदि आप इसको समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो फिर से चला के देखिए, हमें आशा है कि आप समझ पाएंगे इसको। तो यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।